प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। टॉपिक चल रहा था अपना सेंटेंस रिकॉर्डिंग, और सेंटेंस रिकॉर्डिंग के अंतर्गत हमने आपको ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद सूचक जो वाक्य थे उन तक आपको क्या करा दिया, कंप्लीट करा दिया। तो उसके अंतर्गत आपके कुछ एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे, उनके बारे में क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो देखो बेटाओ, हेडिंग है अपनी नंबर 5, ब्लेसिंग या ऑक्टेटिव सेंटेंस, ब्लेसिंग या ऑक्टेटिव सेंटेंस, जिन्हें मित्रों आशीर्वाद या प्रार्थना सूचक वाक्य के नाम से जाना जाता है। जिन्हें आशीर्वाद बोलेंगे या फिर प्रार्थना सूचक वाक्य बोलेंगे। देखो मित्रों, इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था इनमें कर्ता के द्वारा यानी कोई ना कोई शुभकामना, कोई ना कोई एक अच्छा प्रस्ताव, एक तरीके से किसी को आशीर्वाद, इच्छा, विश आदि को व्यक्त करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और मैंने बताया था आपको कि इन वाक्यों की शुरुआत जो होती है वो या तो गॉड शब्द से होती है या फिर मे शब्द से होती है। यानी गॉड शब्द आएगा या फिर मे शब्द आएगा। तो एग्जांपल चल रहे थे, आपको एग्जांपलों के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। अब बेटा इसकी हेडिंग लगाओ, विशेषताएं। क्या क्या क्वालिटीज होती है इनमें, क्या क्या विशेषताएं इनकी लिखो मित्रों। विशेषताओं के अंतर्गत नंबर 1 डाल के ये वाक्य में या गॉड, ये वाक्य में या गॉड शब्द से शुरू होते हैं। ये वाक्य में या गॉड शब्द से शुरू होते हैं। यानी फर्स्ट इसकी क्वालिटी है, या तो इनके अंतर्गत क्या आएगा, मे शब्द आएगा। अगर मे नहीं आएगा तो इनके अंतर्गत क्या आएगा, गॉड शब्द आएगा। यानी ध्यान रखना, इन वाक्यों की शुरुआत मे या गॉड शब्द से होती है। नंबर फर्स्ट विशेषता है इसकी। नंबर सेकंड नोट करो मित्रों, दूसरी विशेषता है इन वाक्यों के अंतर्गत शुभकामना, इन वाक्यों के अंतर्गत शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप इनके अंतर्गत, यानी इन वाक्यों के अंतर्गत शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप आदि को व्यक्त किया जाता है। यानी ये वाक्य जो होते हैं, ये सेंटेंस जो होते हैं, इन सेंटेंस के अंतर्गत या इन वाक्यों के अंतर्गत यानी आपको आशीर्वाद शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, यानी इसके अंतर्गत आपको शुभकामना मिलेगी। और शुभकामना के अलावा इसमें क्या मिलेगा, आपको अभिशाप शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा, अभिशाप शब्द मिलेगा। ये ध्यान रखना। इसके अंतर्गत नंबर थर्ड विशेषता है मित्रों, तीसरी विशेषता देखो। तीसरी विशेषता क्या कह रही है, देखो, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है।
इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, यानी ये वाक्य जब भी समाप्त होंगे इनमें फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखो बताओ नंबर 4 चौथी विशेषता, इन वाक्यों के अंतर्गत पर्सन यानी व्यक्ति की निजी बातों को व्यक्त किया जाता है। निजी बातों को व्यक्त किया जाता है, यानी इन सेंटेंस के अंतर्गत, इन वाक्यों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है उसकी निजी बातें जो होती हैं उनको क्या किया जाता है बेटा, अध्ययन किया जाता है या उनको इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। देखो बेटा एक बार विशेषताएं जो हैं इन्हें एक बार दोहरा देते हैं आपको। देखो ये वाक्य या ये सेंटेंस कि देखो ये वाक्य जो होते हैं या मे शब्द से शुरू होते हैं या फिर गॉड यानी शब्द से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। ये सेंटेंस या ये वाक्य या तो मे शब्द से शुरू होते हैं या फिर गॉड शब्द से शुरू होते हैं। दूसरी विशेषता कह रही है बताओ, देखो इन वाक्यों के अंतर्गत या इन सेंटेंस के अंतर्गत आशीर्वाद, शुभकामना, आशीर्वाद या अभिशाप को व्यक्त किया जाता है। ये यानी स्थिति इसके अंतर्गत ऑलरेडी आएगी मित्रों। तीसरी विशेषता ये कह रही है कि इन वाक्यों के अंत में क्या आता है मित्रों, फुल स्टॉप आता है। फुल स्टॉप का मीन्स होता है कि वाक्य जो होता है वो अंत होता है, वाक्य का फुल स्टॉप के साथ ही अंत होता है। और नंबर 4 की विशेषता है इन वाक्यों के अंतर्गत पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की बातें या निजी बातें जो होती हैं उनको व्यक्त किया जाता है, जैसे आशीर्वाद के रूप में, अभिशाप के रूप में, शुभकामना के रूप में, किसी को यानी अपनी भावना फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए आदि के रूप में क्या किया जाता है, यहाँ पे व्यक्त किया जाता है। तो बेटा ये 5 प्रकार के सेंटेंस यानी समाप्त हो गए। इसके बाद देखो यहाँ पे सेंटेंस डाल के हेडिंग लगाओ, सेंटेंस। चर्चा करते हैं सेंटेंस की, हेडिंग लगाओ मित्रों। हाँ जी, अगली हेडिंग लगाओ इसके नीचे, सेंटेंस वाक्य। सेंटेंस वाक्य। देखो बेटाओ वाक्य क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस यानी एक ग्रुप ऑफ यानी वर्ड्स, यानी सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच यानी गिव ए सेंस आर कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी वाक्य एक वह शब्द होता है जो शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। और यह एक यानी शब्द जो होते हैं सार्थक अर्थ देते हैं। क्या देते हैं, सार्थक अर्थ देते हैं। इनकी अपनी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। इनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, उनको सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। भाई आपने पढ़ा होगा सबसे पहले अल्फाबेट आया, अल्फाबेट के द्वारा वर्ड्स बने, वर्ड्स के बाद क्या आया, सेंटेंस आया। और सेंटेंस का ही बात आगे क्या हो गया, क्लॉज कहलाता। आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा। तो सेंटेंस के अंतर्गत जब भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, शब्द इसके अंतर्गत यूज होंगे, तो सेंटेंस हमेशा एक सार्थक अर्थ ही निकाल के देगा। बिना सार्थक वाक्यों के कभी भी सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, सेंटेंस हमेशा कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस हो, उसका एक उचित अर्थ निकलेगा, एक सार्थक अर्थ निकलेगा। तो देखो मित्रों, डेफिनेशन लिखो इसमें, डेफिनेशन लिखो, एक ग्रुप of words, a group of words which has a complete
which has a complete sense, which has a complete sense is called a sentence, is called a sentence। देखो मित्रों डेफिनेशन है, डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है, ग्रुप एक समूह ऑफ वर्ड्स माने किसका, शब्दों का, शब्दों का समूह which has a complete sense जो क्या रख देता है, पूर्ण समझ देता है, एक पूर्ण समझ देता है, और वही पूर्ण समझ क्या कहलाती है, सेंटेंस कहलाता है। हिंदी लिखो मित्रों, यानी एक शब्दों का समूह, एक शब्दों का समूह, एक शब्दों का समूह जो एक पूर्ण समझ या आशय, एक पूर्ण आशय या समझ प्रदान करता है, प्रदान करता है, वाक्य कहलाता है, प्रदान करता है, वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। देखो मित्रों ये आपकी यानी हिंदी में डेफिनेशन हो गई, यानी हिंदी क्या कह रही है, देखो एक शब्दों का समूह, किसका समूह, शब्दों का समूह, और शब्दों का समूह जो होता है एक पूर्ण समझ, या तो एक पूर्ण समझ देगा, अंडरस्टैंडिंग देगा, या फिर सेंस यानी आशय प्रदान करेगा, वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। सेंटेंस वही किसमें डेफिनेशन है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक शब्दों का समूह which has a complete sense जो एक पूर्ण अर्थ देता है, यानी शब्दों का एक समूह जो कि एक पूर्ण अर्थ देता है, वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। यानी एग्जांपल लिखो, नोट करके नीचे एग्जांपल डाल के लिखो, राम इज वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट टुडे। देखो मित्रों ये सेंटेंस हो गया, एक वाक्य हो गया। अगर इस वाक्य का जब हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो एक पूर्ण समझ का अर्थ देगा, एक पूर्ण भाग देगा। देखो कैसे, राम इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है, इज मित्रों एच भी है, वर्किंग आपकी एम भी है, और इन आपका मित्रों प्रीपोजिशन है, और दिस प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है, टुडे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया मित्रों। तो ये आपका सेंटेंस मेकिंग हो गया। अब जो भी हमने यानी इधर आप नोट करते जाओ, यानी जो भी हमने क्या किया इसमें अंडरलाइन किया है, जो अंडरलाइंस वर्ड्स हैं, जितने भी अंडरलाइंस यानी जिन शब्दों में हमने अंडरलाइन किया वो शब्द हो गए। अब जब शब्द होने के साथ साथ जब हम इनको एक किसमें लिख रहे हैं, एक पूर्ण वाक्य में लिख रहे हैं, एक पूर्ण सेंटेंस में लिख रहे हैं, एक कंप्लीट वाक्य में लिख रहे हैं, तो कंप्लीट वाक्य जो हुआ उसने हमें क्या दिया, एक पूर्ण समझ दी, एक पूर्ण आशय या अर्थ प्रदान किया, यानी सेंस प्रदान की, और वो सेंस ही क्या कहलाई है मित्रों, एक सेंटेंस कहलाई है। क्या कहलाई है, एक सेंटेंस कहलाई है। जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये शब्द हो गए, यानी ये जो मैंने अंडरलाइन किए आपके अलग अलग वर्ड्स हो गए, और इन वर्डों को हमने क्या किया, एक ग्रुप में लिखा, यानी एक मिला के लिखा, एक ग्रुप में लिखा, और इन ग्रुप का जब हमने हिंदी अर्थ निकाला तो एक पूरा अर्थ निकल के आया, और ये पूरा अर्थ क्या कहलाया, वाक्य सेंटेंस कहलाया। नोट कर लो एग्जांपल को, आप इसका एग्जांपल लिखो मित्रों, ही इज ए गुड बॉय। ये दो एग्जांपल आप नोट करो। अब इसके बाद आप हेडिंग लगाओ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद हेडिंग लगाओ मित्रों, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार। हेडिंग है अपनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस लिखो मित्रों। इसमें वाक्य के प्रकार क्या होती है, वाक्य के
प्रकार, हेडिंग लगा लो अपनी वाक्य के प्रकार। और वाक्य के प्रकार में आप नोट करके लिखो नीचे देयर आर only two parts of sentence in English, two parts of sentence in English। देखो मित्रों ये आपने लिखी थोड़ी सी डेफिनेशन, यानी देयर आर ओनली वहां केवल दो पार्ट्स होते हैं ऑफ सेंटेंस वाक्य के इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंतर्गत। हिंदी लिखो अंग्रेजी के अंतर्गत वहां वाक्य के केवल दो प्रकार होते हैं, केवल दो भाग होते हैं या दो प्रकार होते हैं। बेटा आपकी अगर हम बात करें सेंटेंस की, अगर सेंटेंस आपका जैसे टेंस में आ रहा है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ रहा है, पैसिव में आ रहा है, उधर सेंटेंस के यानी विभिन्न प्रकार होते हैं। लेकिन यहां हम जब टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना सेंटेंस रिकॉर्डिंग, तो सेंटेंस रिकॉर्डिंग मित्रों एक ध्यान रखना कि जो वाक्य होता है वाक्य का केवल हम दो प्रकार से अध्ययन करेंगे। यानी कहने का मीन्स ये है कि वाक्य केवल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ध्यान रखना आप इस सेंटेंस रिकॉर्डिंग टॉपिक के अंतर्गत। और ये हमने आपको डेफिनेशन के अंतर्गत क्लियर करा दिया। देखो देयर आर ओनली टू पार्ट्स, केवल दो ही भाग होते हैं ऑफ सेंटेंस वाक्य के इन इंग्लिश अंग्रेजी के अंतर्गत। अंग्रेजी के अंतर्गत वाक्य के केवल दो भाग होते हैं। हिंदी में आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, संस्कृत में भी पढ़े होंगे वाक्य के प्रकार, लेकिन यहाँ केवल दो का अध्ययन करेंगे आप। अंग्रेजी के अंतर्गत यहाँ केवल वाक्य दो भाग होते हैं या दो प्रकार होते हैं। नंबर नोट करके लिखो आप, यानी कौन सा होता है, पहला पार्ट से लिख लो सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट मींस कर्ता। सेकंड पार्ट होता है मित्रों आपने पढ़ा होगा प्रेडिकेट या कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसे, प्रेडिकेट या कॉम्प्लीमेंट जिसको बोलते हैं हिंदी में पढ़ा होगा आपने विधेय या पूरक पढ़ा होगा। कर्ता को मित्रों उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? उद्देश्य। ध्यान रखना, कर्ता को मित्रों उद्देश्य भी कहते हैं, यानी कर्ता होता है वह उद्देश्य भी कहलाता है। प्रेडिकेट या कॉम्प्लीमेंट से विधेय या पूरक के नाम से जाना जाता है। आप मित्रों ध्यान रखना ये सेंटेंस के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। देखो कर्ता ये उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है, प्रेडिकेट जिसका दूसरा नाम है मित्रों यानी विधेय या पूरक के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता है कर्ता क्या होता है। देखो किसी भी वाक्य के अंतर्गत कार्य करने वाला, किसी भी वाक्य के अंतर्गत कार्य करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। ध्यान रखना, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी वाक्य में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, यानी वर्क जो भी कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कर्ता यानी उद्देश्य कहलाएगा। दूसरा आपसे कहता है कि विधेय क्या होता है। विधेय का मीन्स ये होता है कि कर्ता के द्वारा, यानी कर्ता के द्वारा जो भी वर्क वहां पे वाक्य के अंतर्गत कंप्लीट हो रहा है उसका विधेय या पूरक कहलाता है। यानी कर्ता के द्वारा किसी भी वाक्य में जो भी कार्य उसके द्वारा संपादित किया जा रहा है, जो भी कार्य उसके द्वारा पूर्ण किया जाता है वो उसका क्या कहलाता है मित्रों, विधेय कहलाता है। अगर आप लिखना चाहें तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, लिख लो भले नीचे आप। देखो किसी भी वाक्य के अंतर्गत किसी भी सेंटेंस वाक्य के अंतर्गत किसी भी सेंटेंस वाक्य के अंतर्गत
किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति पर्सन एनिमल्स जानवरों बर्ड्स पक्षियों आदि के द्वारा जो प्रमुख यानी मेन भूमिका अदा की जाती है, उसे कर्ता सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। देखो मित्रों, ये कह रहा है किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति के द्वारा यानी पर्सन के द्वारा, एनिमल्स जानवरों के द्वारा, बर्ड्स पक्षियों के द्वारा या आदि के द्वारा जो प्रमुख भूमिका अदा की जाती है, कहने का मतलब जो अपना मेन पार्ट निभा रहा है या जिससे सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है या जो सेंटेंस के अंतर्गत प्रमुख है वही आपका क्या कहलाएगा, यानी सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है, उसे कर्ता के नाम से जाना जाता है। और एक बात विशेष ध्यान रखना, मित्रों आप विशेष ध्यान रखना, अगर किसी भी वाक्य में यानी कर्ता नहीं होगा, यदि किसी भी वाक्य में कर्ता नहीं होगा तो वो वाक्य क्या नहीं कहलाएगा, पूर्ण सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, बिना कर्ता के कोई भी वाक्य हो, कोई भी सेंटेंस हो, वो अनकंप्लीट माना जाता है। यानी कर्ता, अगर आप यूं कहें गुरुजी हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा तो कर्ता तो उसी में भी होगा, डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा तो उसमें भी कर्ता होगा, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें भी कर्ता होगा मित्रों, इंटरोगेटिव होगा उसमें भी होगा, इंपरेटिव होगा उसमें भी कर्ता होगा। ध्यान रखना, बिना कर्ता के सेंटेंस क्या माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। जैसे मैं कह दूं राम विद्यालय जाता है, राम को हटा दूं और विद्यालय जाता है, पता ही नहीं कौन जा रहा है, बिना कर्ता के यानी आप कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकते। यानी जब तक कर्ता नहीं होगा तो कार्य क्या नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। एग्जांपल नोट कर लो, एग्जांपल आप नोट करो, राम इज गोइंग टू स्कूल। मित्रों देखो, राम इस वाक्य में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अंडरलाइन कर लो, और शेष वाक्य क्या हो गया, इस पे आधारित हो गया, ये इसका प्रेडिकेट कहलाया। ये वाक्य क्या है, इस पे डिपेंड है करता, यानी शेष वाक्य जो है राम पे डिपेंड है। राम इसमें क्या हो गया, प्रमुख हो गया, मेन हो गया, राम के द्वारा इस सेंटेंस में प्रमुख भूमिका निभाई जा रही है। राम नहीं होगा, राम को हटा दें, गोइंग टू स्कूल, पता ही चल रहा है कौन जा रहा है विद्यालय, इसलिए इसमें क्या है, प्रमुख है। कंप्लीट हो गया ये। हेडिंग लगाओ मित्रों, प्रेडिकेट, विधेय, हेडिंग लगाओ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट नंबर 2 डाल के हेडिंग लगाओ इसमें, प्रेडिकेट जिसे क्या बोलते हैं मित्रों, विधेय। किसके नाम से जाना जाता है, विधेय के नाम से जाना जाता है। देखो उद्देश्य भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट इसकी दूसरी अंग्रेजी है, इसके अंदर लिखो किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत कर्ता के द्वारा जो कार्य
कर्ता के द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है, संपादित किया जाता है किसी भी सेंटेंस में वाक्य के अंतर्गत कर्ता के द्वारा जो कार्य संपादित किया जाता है, अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर शेष वाक्य पूर्ण रूप से विधेय का कार्य करता है, पूर्ण रूप से विधेय का कार्य करता है, पूर्ण रूप से विधेय का कार्य करता है, या वह उस वाक्य का विधेय होता है। यानी कर्ता नहीं होगा, कर्ता को छोड़ दो, और कर्ता के अलावा मित्रों जो शेष आपका सेंटेंस होगा, यानी ये कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट के द्वारा या सब्जेक्ट के जो कार्य संपादित किए जाते हैं, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य संपादित हो रहा है, अर्थात सब्जेक्ट को छोड़ दो, सब्जेक्ट को हटा दो, और जो शेष वाक्य यानी शेष जो संपूर्ण वाक्य हो रहा है उसका क्या कहलाता है मित्रों? विधेय कहलाता है, या कॉम्प्लीमेंट बोल दो या प्रेडिकेट बोल दो, एक ही नाम है दोनों, विधेय कहलाता है। एग्जांपल नोट करो आप, देखो एग्जांपल में I went to cinema today। मित्रों I यहाँ पे सब्जेक्ट है और शेष वाक्य जो है यहाँ पे इसका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? प्रेडिकेट क्या कहलाए? यानी I के लिए शेष वाक्य कार्य कर रहा है। शेष वाक्य जो है मित्रों वो I के लिए कार्य कर रहा है, ना कि I शेष वाक्य के लिए कार्य कर रहा है। I तो कार्य कर रहा है, लेकिन इस पे ये वाक्य क्या है? निर्भर है। I पे ये पूरा वाक्य क्या है? निर्भर है, आश्रित है, इसीलिए इसको प्रेडिकेट या विधेय के नाम से जाना जाता है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। आगे देखो इसमें देखो इसमें थोड़ा सा आगे ऐसे एक चार्ट बना लो मित्रों, छोटा सा लिखो इसमें सब्जेक्ट, कर्ता, प्रेडिकेट, विधेय। I study, they play, he goes, she sings। ऐसे लिख लो इनको, यानी I study, they play, इसके बाद he goes, she sings। इनको ध्यान रखो, इसके अंतर्गत यानी ये जो मैंने इधर लिखे ये कर्ता है, और ये कर्ता के लिए जो कार्य संपादित किया जा रहा है वो विधेय है मित्रों। यानी I कर्ता हो गया आपका, I स्टडी क्या हो गया? विधेय हो गया। तो पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, दे करता है प्ले खेलने का कार्य किया जा रहा है, ई करता है गोल जाने का कार्य किया जा रहा है, सी करता है आपका सिंह गाने का कार्य किया जा रहा है। तो मित्रों आज यानी आपको जो ये टॉपिक बताए यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद थोड़ा सा है सेंटेंस रिकॉर्डिंग में, और कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यानी फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो हमें आप बताओ। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मित्रों को भी क्या करें? इनवाइट करें। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।